नाज़रीन सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ उमूर पर, मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। और आज का दिन बड़ा अहम है, यौम जुमा, सैयदुल अय्याम जैसे कहा गया है। आज के दिन की मुनासबत से भी अमूमन प्रोग्राम में गुफ्तगू रहती है। ये बड़ा ख़ास मौका है कि ये अगस्त का महीना है और जो यौम आज़ादी है वो अब एक दिन के फासले पर है। और इस मुनासबत से भी आज प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। कुछ देर बाद उन्हें मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। लेकिन सबसे पहले चंद चीज़ों का तज़किरा ज़रूरी है। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए। गुज़िश्ता रोज़ भी सवालात का सिलसिला जारी रहा और वक्त की कमी की वजह से सारे सवालात को प्रोग्राम में शामिल करना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन आपके जितने भी सवालात देखने वाले जो हमें भेजते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। वो सवाल हम अपने पास महफूज रखते हैं और क्योंकि ये हमारे जो ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से जो सेगमेंट्स हैं, ये हफ्तावार सिलसिला है, ये जारी रहता है, तो सवालात आगे प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करते हैं। तो इस बात की तसल्ली रखिए। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत मौसूल हुई कि हमारे सवालात प्रोग्राम में शायद शामिल नहीं किए जा रहा है। बहरहाल वो सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू रही। ख़ास तौर पे चंद एक मौज़ूआत की निशानदही की गई। देखने वालों ने पैगामात अपने भेजे और वो चाहते ही हैं कि मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो ये इंशाल्लाह आपसे वादा है कि आने वाले प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पे जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहेगी और ज़रूर प्रोग्राम में ऐसे मौज़ूआत ज़ेर बहस आते रहेंगे। आज के दिन की मुनासबत से भी बात करनी ज़रूरी है और ख़ास तौर पे जैसे आज़ादी का महीना है, बड़े भरपूर तरीके से जोश व खरोश से मनाया जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इन अहम मौक़ों पर खुसूसी प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएँ। जो गुज़िश्ता चंद सालों से ये सिलसिला जारी है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में जैसे मैंने अर्ज़ किया प्रोग्राम के आगाज़ में कि मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और आज उनसे आज़ादी के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक हो चुके हैं। आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। एक दफ़ा फिर हमने आज उन्हें मदऊ किया, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं मिस साइमा आबिद और आप हाउसवाइफ हैं और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के साथ ही प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, तो आज उनसे भी हमारी गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब फरमाइए, यौम आज़ादी के हवाले से कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन जो तरीक़ाकार हम इख्तियार किए हुए हैं, पहले तो चाहूँगा थोड़ा सा हवाले से बात की जाए। बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता है, जोश व खरोश से मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ों को ये अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। पहले फरमाइए इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इस दिन को, यौम आज़ादी को किस तरह मनाना चाहिए, आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत बातचीत है। देखिए, इंसान के लिए सबसे जो अहम बात है वो आज़ादी है जी। इंसान वो खुश नसीब है जब जिस घर में वो पैदा हो वो घर आज़ाद हो। बहुत खूब। ग़ुलामी की ज़िंदगी कभी भी कहीं भी तरजीह बुनियादों पर नहीं रखी गई है। आप ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यही वजह थी कि जैसे ही अब जब भी आज़ादी का लफ्ज़ आएगा, हमारे पाकिस्तान का लफ्ज़ आएगा, तो हम अपने रहनुमाओं को कैसे भूल जाएंगे? ऐसे ही बहुत हम कायदे आज़म जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कैसे भूल जाएंगे? अल्लामा इकबाल को हम कैसे भूल जाएंगे? हम सर सैयद अहमद ख़ान को कैसे भूल जाएंगे? जैसे ही 1857 का गदर हुआ तो मुगलिया, आपको पता है कि 600 साल उनकी हुकूमत रही, उसका ज़वाल हुआ और अब ये तासुर मिल गया था कि अब मुसलमान दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकते, अब ये हमारे ग़ुलाम हैं जी। ये हिंदुओं ने और अंग्रेज़ों ने मिल के ये तय कर लिया था कि अब मुसलमान को आज़ादी हम नहीं देंगे किसी तरह। बिल्कुल। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र था, ये मेरे परवरदिगार का एहसान था कि उसी वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने 1861 में एक ऐसे कॉलेज की बुनियाद डाली जो अंग्रेज़ी में था और औरंगो ओरिएंटल मेडिकल ओरिएंटल जो है कॉलेज का बुनियाद डाली उन्होंने अलीगढ़ की। और उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हम दोबारा आना चाहते हैं तो हमें अंग्रेज़ी को अपनाना होगा, हमें वो जज्बे दोबारा उभारने होंगे, हमें अपने लोगों को इनके असम्बली तक
इनके कंपार्टमेंट तक, इनके ऐवानों तक पहुंचाने के लिए अपने में कोई अहल लोग पैदा करने होंगे। बिल्कुल ठीक है। और उसमें जो सबसे पहला मर्द आइन पैदा हुआ वो कायदे आज़म था, जो 1876 में जब ये पैदा हुए, इन्होंने इनका जब ये जिस वक्त ये पैदा हुए, इनको देखने वालों ने कह दिया था कि ये तो कोई बादशाह है, बहुत ये तो कोई गवर्नर है कहीं का। यानी उनका खदोखाल ऐसे थे। उनके जब शुरू में जब उनके चलना फिरना शुरू हुआ तो उनके जो वाली साहब थे, पूजा जिन्ना साहब जो थे, वो एक बिजनेसमैन थे कराची में, और उनके कराची की जो अपना यहाँ है बोल्डर मार्केट के पास है मुंशी, वहाँ ये पैदा हुए थे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये एक मेमन बिरादरी थे, गुजराती इनकी ज़ुबान थी। तो ये वहाँ से देखिए आप इन्होंने बुनियाद रखी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये ऊपर आते आते और फिर बहुत से काफ़िले में शामिल होते चले गए। और ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है ये कि जो हम देखते हैं तो हम काँप जाते हैं कि ये कैसा ही इतनी जल्दी, यानी सिर्फ समझ का 1857 और 1927 90 ईयर में मुल्क मिल गया आपको, और बगैर तलवार चलाए। मैं कायदे-ए-आज़म को बेतेग सिपाही कहता हूँ, बहुत खूब, जिसने ऐसे वक्त में कि जहाँ हर तरफ कत्ल व गारत गिरी थी, जंग अजीम ख़त्म हुई, दूसरी जंग अजीम 1939 में ख़त्म हुई, तो जंगें तो सर पे मंडला रही थी हमारे, लेकिन इस शख्स ने वो कर दिखाया है कि आपको आज़ाद मुल्क के दिया, और ना सिर्फ ये कि आज़ाद मुल्क दिया, आज़ाद हर शख्स आज़ाद था यहाँ। उन्होंने अक़लियतों के लिए भी वही कानून रखा जो अक्सरियत के लिए था। आपका मकसद था, जब 1947 एक छोटी सी बात थी, जब ऐसी मुल्क बना, एक साहबी ने पूछा आप कायदे आज़म से कि आपने मुल्क बना लिया, इतनी स्ट्रगल की, आपका कानून क्या होगा, आप किस चीज़ पे अमल करेंगे? तो आप मुस्कुराए और आपने कहा कि क्या आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1300 साल पहले वाला कानून को नहीं जानते? आप ये कुरान और हदीस को नहीं जानते? वही कुरान, वही हदीस, वही हमारा कानून होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जज्बे के साथ पाकिस्तान जब बना था, तो हमें आज भी वही जज्बे की ज़रूरत थी, मगर हुआ ये कि अक्स बरक्स हुआ। हमारा पहले ही सिस्टम जो है थोड़ा सा डिले हुआ। अभी देखिए बुनियाद जारी जा रही थी, आप पहले गवर्नर जनरल हो गए, तो आपने पहला जो मैसेज दिया आपने जो कायदे आज़म ने, वो यही था कि आपने कहा कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान एक मशहूर और एक ऐसा इस्लामी किला है कि जो मुसलमानों के लिए अहम रोल प्ले करेगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने ये फरमाया कि इसके लिए आपको दयानतदारी, खुलूस और मेहनत से काम लेना होगा, इसके बगैर आप वो अचीवमेंट नहीं कर सकते थे। अब सितम ज़रीफ़ी थी ये कि हमारा चीज़ें डेवलप हो रही थी, कौमी तराने बनने थे, अब कौमी तराना बनने को तकरीबन आप समझ 7 साल लग गए, यानी हम वहीं से थोड़ा डिले होना शुरू हुए। एक उस वक्त की रेडियो था, रेडियो पाकिस्तान जो होता था, तो उसमें एक बहुत मशहूर उस वक्त के अनाउंसर थे ज़ैड बुखारी साहब। उन्होंने एक दफ़ा अनाउंस किया कि शायद पाकिस्तान का कौमी तराना सूरह फातिहा हो जाए। तो ये इस पर बहस चली हुई कि ये हुई, लेकिन फिर एक हुआ कि नहीं, 13 अगस्त 1954 को हमारा पहला कौमी तराना वजूद में आया, जो हफीज़ अलंदी साहब ने किया। अब एक कौम बिल्कुल मुनज़्ज़म हो चुकी थी, मगर अफसोस के साथ था कि हमारे कायद इस दुनिया में न थे। फिर इसके बाद ये सब यही, ना सिर्फ ये कि कायद नहीं थे, जो इनके साथ शाना मशाना चल रहे थे, लियाकत अली खान साहब और दूसरे, उनको भी एक बड़े मजमे में एक प्रोसेशन में रावलपिंडी में हो रहा था इजलास, उसमें शहीद कर दिया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जो लॉबी जो आपके ख़िलाफ़ काम कर रही थी, वो इब्तदा से चल रही थी साथ साथ, हम लोग उसको नहीं पहचान सके। हालांकि हमें जिस मकसद के लिए जितनी स्ट्रगल हमने की थी, यहाँ भी हमें कई कायदे आज़म पैदा करने थे। बहुत खूब। ये फरमाइए, लीडरशिप की अभी आपने निशानदेही की, और आपने फरमाया कि लीडरशिप का एक बड़ा अहम रोल होता है, एक बड़ा अहम किरदार होता है। क्या वो औसाफ जो हमारे अजदाद में थे, जो लीडरान में थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में थे, वो औसाफ बाद में किसी के अंदर नज़र आए? क्योंकि यहाँ लामहला दावा किया जाता है मुख्तलिफ लीडर्स के बारे में, क्योंकि जिस पार्टी से सियासी वाबस्तगी है वो ये समझता है, उससे ये गुमान गुजरता है कि उससे अजीम लीडर शायद आज तक जना ही नहीं गया। मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर अपनी राय दीजिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमें उन्हीं चीज़ों को लेना है, उन्हीं अक़दार को, इस्लामी अक़दार को लेना है जो कायदे आज़म ने फरमाया था। उन्होंने कहा था अगर आपको अपने मुस्लिम कौम में और अपने दुनिया में वक़ार बनाना है, अगर आपको सर्वाइवल अपना करना है, तो आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक आपका इस्लामी इक़दार, आपके इस्लामी तालीमात पर, कुरान और हदीस पर आपको अमल करना होगा। तो सब ने ये अक्सर नज़रअंदाज किया। दूसरा जो सबसे अहम था, वो जज्बा हुब्बुल वतनी थी जी। आपने हर मुकाम पे ये कहा कि देखो अपने वतन से मोहब्बत करो, अपनी कौम से मोहब्बत करो। तो बस यही हमारा अलमिया था कि यही 2 चीज़ें भूल गए। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही इसकी निशानदेही की
कि यही वो चीज़ थी जिसको यकसर नज़रअंदाज किया गया। और बहरहाल बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी निशानदही हमेशा की जाती है, ख़ास तौर पे ये जो लीडरशिप का एक फुकदान है, ये बड़ा अहम मौजू और एक बड़ी अहम बहस बन चुका है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, जैसे ये हुब्बुल वतनी जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब इरशाद फरमा रहे थे कि इसकी कमी नज़र आई। ये कोई भी शख्स या कोई भी लीडर ये कमी जो है वो पूरी नहीं कर सका, वो जज्बा लोगों में उभार नहीं सका। महज सियासी गठजोड़ बनते रहे और लोगों के जज्बात को उभारा जाता रहा, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वोट हासिल करने के तरीके इख्तियार किए गए, अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। कहीं कहीं चंद एक फ़ैसले ऐसे भी हुए जो यकीनन मुल्क के मफाद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जो अहम तर कौमी मफाद था उसको सर फ़हरिस्त रखा जाए, जो कि नज़र नहीं आया। ये गिला है, ये सबसे है, और वो उस चीज़ की बड़ी शिद्दत से आज कमी महसूस होती है। यही वजह है कि हर साल यौम आज़ादी जोश व जज्बे से मनाया जाता है, लेकिन फिर भी अक़वाम आलम में अभी तक वो मकाम हासिल नहीं कर सके हैं। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये ज़रा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम वो मुकाम हासिल ना कर सके। लीडरशिप का फुकदान था, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि हमारे अवाम में भी जज्बा का फुकदान मालूम हो रहा था। इनमें वो तरबियत जो एक देखिए, जब तक आप बच्चों को तरबियत नहीं देंगे, स्टूडेंट लेवल पे नहीं करेंगे, तो आपके पास होनहार लोग नहीं आएंगे, हुब्बुल वतन लोग नहीं आएंगे। आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले जब हम लोग अपने वक्त में थे, कौमी तराने, कौमी नगमे स्कूलों में लाजमी जो है वो पढ़े जाते सुनाए जाते थे। हर रेडियो पे कौमी नगमा लाजमी होता था। ऐसे ही है। हर जो भी एक प्ले होते थे, ड्रामे होते थे, फिल्में होती थी, बाहर की फिल्में जो भी पाकिस्तान के हवाले से बनती थी, उनमें कौमी नगमे लाजमी शामिल किए जाते थे और किसी न किसी कौमी लीडर की तश्कील की जाती थी। जब मैंने वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता चलता चला गया। आजकल वो म्यूज़िक अलग हो गए, वो सिस्टम। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनके खिलाफ जाएं, लेकिन जो आपका जो असल थीम है उसको तो बरकरार रखें। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ना वो शहनाज बेगम हैं, ना वो मैडम नूर जहाँ हैं, ना वो नाम है। अब आपके पास अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि आतिफ असलम ही जो है वो रह जाता है। अब अगर उसके अगर कौमी नगमे अगर सुनाए जाएँ तो फिर अल्लाह रहम करेगा। साइमा आबिद साहब ये फरमाइएगा कि हर शख्स का एक तरीका है इस दिन को मनाने का। बच्चे अपने तरीके से मनाते हैं, मर्द अपने तरीके से मनाते हैं, शायद कुछ नहीं भी मनाते, इतने मसाइब ज़्यादा लोग हैं। और ये जानना चाहूँगा, ये ख़वातीन किस तरह इस दिन को मनाती हैं? कोई ख़ास उसके लिए कोई पकवान बनाए जाते हैं? क्योंकि ये एक फ़ेस्टिवल का सा एक हैसियत हमारे यहाँ रखता है, और शायद ईद के बाद ये दूसरा बड़ा ऐसा मौका होता है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग खुशी का जो है वो इज़हार कर रहे होते हैं। ये जानना चाहूँगा जो ख़वातीन आपको देख रही हैं उनके लिए कोई पैगाम भी दीजिए, और ये भी साथ बताइए कि क्या जोश खरोश पाया जाता है, क्योंकि ये आजकल जो ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बाद जो कुछ हो रहा है, ये बड़ा तकलीफ़देह मरहला है पूरी दुनिया के लिए। आप इसके ऊपर क्या समझती हैं, फरमाइए। जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब हम छोटे थे तो 14 अगस्त हम भी बच्चों की तरह मनाते थे, और बड़े अच्छा एहतमाम होता था। एक वक्त था कि वो परचम लगा रहे हैं और उनको ग्लू से लगा के एक रॉ बनाई जा रही है बाकायदा, उसमें हम अपने हाथों से उसको मैनेज करके घर को सजाते थे। आज वो चीज़ें तो नहीं हैं, क्योंकि आज बहुत ही रेडीमेड चीज़ें अब आने लगी हैं और बच्चे जो हैं बड़े वो लेकिन आज भी हमारे बच्चे उसी तरीके से मनाते हैं 14 अगस्त को, और मनाना भी चाहिए कि ये हमारा कौमी दिन है, सबसे बड़ी बात। और पकवान की जहाँ तक आपने बात की, तो पकवान का ये कि बच्चों के लिए जो एहतमाम होते हैं वही किए जाते हैं। अच्छा, उसके पूछने का मकसद ये है ना, मैं थोड़ी सी इसके बारे में वज़ाहत कर दूं कि चलें, हमारे यहाँ हर चीज़ पे हर चीज़ का इजहार जो होता है ना, वो खाना खिला के या खाना पका के किया जाता है। हत्ता कि ये जब कोई दुनिया से चला भी जाता है तो उसके लिए भी हम खाना पका के खिला रहे होते हैं, तो ये तो खुशी का मौका है। फरमाइए। हाँ जी, तो यही होता है कि कुछ ना कुछ मेहमानदारी ज़रूर होती है 14 अगस्त पे, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ ट्रीट्स देने होते हैं। बच्चों के ट्रीट्स खास होते हैं, मेहमान हैं। ख़वातीन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो खैर स्कूल्स बंद हैं, वरना एक ज़माने में होता ये था कि बच्चों को झंडे भी लेकर भेजना पड़ता था और एहतमाम किया जाता था। अब ख़वातीन की जिम्मेदारी बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि अब बच्चे उस वक्त स्कूल्स वगैरह में भी ये सेलिब्रेशंस कर लेते थे, लेकिन अब वो दौर ही चला गया है, स्कूल्स बंद हैं, कोरोना ने सब कुछ बंद कर दिया, और बच्चे जो हम घर में ज़्यादा वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और हम बच्चों को ज़्यादा बाहर भी नहीं जाने दे सकते।
तो अब घर में जिस तरह मनाते हैं वो भी एक बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन हमें करना होता है बच्चों के लिए, कि उनका भी एक कौमी दिन है, हमें उनको बताना है इसकी कि अहमियत को उजागर आप करना है। इसकी कितनी अहमियत है। बिल्कुल ठीक अगर है। स्कूलों में उनको वो चीज़ें, क्योंकि अब नहीं मिल रही हैं, स्कूल ही बंद हैं, जी। तो हमें घर में उनको वो चीज़ें देनी है, उनको चीज़ों को प्रोवाइड करना है, उनको बताना है कि आपके के लिए कौमी दिन की क्या अहमियत है। क्या है? बिल्कुल ठीक है। जैसे हम समझते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं। वो छोटी ग्रोइंग एज है उनकी, उनको, और वो बड़ा हम घर में उनको बड़ा सेलिब्रेशन देते हैं इन चीज़ों के लिए। तो इसी तरह हमारे कुकिंग भी हमारी बढ़ जाती है, और बच्चों के लिए काफ़ी ट्रीट्स होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं, केक कटिंग्स वगैरह है, सब कुछ करना पड़ता है। और जो चीज़ें स्कूलों में अब महदूद रह गई थी, वो चीज़ें अब हम दोबारा से घरों में दोबारा बच्चों को दिखा रहे हैं और कर रहे हैं, करना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही कि बच्चों के लिए एहतमाम किया जाता है, तरबियत का बड़ा अहम किरदार होता है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अभी जैसे मैम ने अर्ज़ किया कि अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, इस दिन की अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत कितनी है, ये ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हम दूर हो चुके हैं और शायद समझा ये जाता है कि इस दिन को मनाने का मकसद महज ये है कि बस मोटरसाइकिलों पे चक्कर लगाया जाए, आवारागर्दी की जाए या हवाई फायरिंग की जाए। बस इसके साथ जो है हमारी यंगस्टर्स जो हैं, वो ख़ास तौर पे जो नौजवान हमारा तबका है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, आगे जाके ज़रूर इसके बारे में बात करूँगा। ये जो रवैये हैं, इसको कैसे तब्दील किया जाए, अहमियत क्या है, ये मेरे ख्याल में आज भुला चुके हैं, उसको कैसे ज़िंदा किया जाए? इसमें दो चीज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आपको किसी भी काम को चलाने के लिए एक जज्बे की ज़रूरत है। अगर आप मुल्क चलाएंगे तो कौमी जज्बे की ज़रूरत है। बहुत खूब। समझेगा। अगर आप आम फेम कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अक्ल शऊर की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ जो है वो तालीम है। ठीक है। हम बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं। सबसे पहले हम देखिए, जब बच्चा हमारा थोड़ा सा भी बड़ा होता है, 6 महीने साल, अब्बा अब्बा कहना शुरू करता है, तो हम लोग अपने घराने में ये बात वाज़ेह है बिल्कुल कि हम उसको माँ और अब्बा नहीं सिखाते। हम कहते हैं अल्लाह का नाम लो, या अल्लाह अल्लाह, हम ये सिखाते हैं, वे कलमा सिखाते हैं। तो इसके बाद फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे वतन भी कोई चीज़ है, हमारा मुल्क भी कोई चीज़ है। फिर हमने कहा जाओ बेटे अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हो जाओ, आप अपनी तालीम हासिल करो। ये चीज़ जो है ये सही नहीं है। ये इसकी वजह ये है कि हमें हुकूमत की सतह पे भी ऐसा करना चाहिए कि हर स्कूल में, हर वो इंग्लिश हो उर्दू हो, आपकी उर्दू तालीम, आपकी कुरान की तालीम, आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसकी तालीम मस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात, ज़रूरी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का, तो मैंने देखा कि हमने हमारे जितने भी बच्चों के इंटरव्यू हुए स्कूलों में पढ़ने के, किसी में भी ये नहीं पूछा कि आपके क़ायद-ए-आज़म कौन थे। ये पूछते थे, आपसे पूछते थे शेक्सपियर को जानते हो? जी ऐसा ही। आपने जो है वो बेटा आप इंग्लिश कितनी पढ़ लेते हो, जरा ABC सुनाओ। यार ये क्या है ये सब चीज़ें, और हम बड़े खुश आ जाते थे। इसकी वजह ये थी कि हमें जज्बा बलवती शुरू से हमें फुकदान रहा है। ये इसकी एक तरबियत होती है। ये मुल्क की सतह पे, अपनी सतह पे, इंडिविजुअल इज्तिमाई सतह पे, जैसे मैंने बताया कि आप जगह जगह कौमी गीत अपने मौजूद है, अपनी कौमी सतह की चीज़ें मौजूद है। अब क्या होता है, आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, आपको 14 गज के हवाले से हर शख्स का ये जज्बा होना चाहिए कि कम दाम ले, अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। समझे ना? आप कोई किसी जो है कोई फूड फैक्ट्री में जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हर जगह आपका जज्बा डिस्प्ले होना चाहिए, आपकी वतन से मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए। क्या अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। यौम आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम में आज बात हो रही है और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक मुझे यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ यौम आज़ादी के हवाले से जो एक दिन की दूरी पर है, और इसके अलावा अब बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ फरमाए और उनकी वाइफ मिसेस साइमा आबिद यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। फरमाइए डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी बात हो रही थी कानून साजी के हवाले से। कानून तश्कील पा चुका था और 73 के अंदर जिसकी मिसालें जा बजा दी जाती हैं, हमारे से वजूद में आने के बाद
जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, किस किस तरह पामाल किया गया, क्या क्या इसमें नहीं हुआ, ये तो एक बड़ी लंबी बहस है। मुख्तसरन मैं चाहूँगा इसके ऊपर बात हो बिल्कुल। कि क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत थी जो कि नहीं हो सका। फरमाइए। बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत अहमियत रखती है ये बात। जब भी हम किसी मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, जैसे हम अपने मुल्क की बात करते हैं, उसमें करप्शन की बात करते हैं, हम बच्चों की तालीम की बात करते हैं, लोगों के ऑफिस की बात करते हैं, तो सब जाके घूम के कानून पे जाती है बात। जी। समझे? आपके मुल्क का कानून बना हुआ है, ये आपका गुड लक है, आपका उस पर अमल नहीं होता, जी। ये हमारा अलमिया है। आज अगर अपने ही कानून पे अमल करना शुरू कर दें, हमारे कानून की बालादस्ती हो जाए, हमारी कोर्ट जो है बालादस्ती इख्तियार करें, उनका सुपर अपर हैंड हो, तो मैं समझता हूँ सारा मुल्क आपके एक जगजा हो जाएगा। बहुत खूब। ये बात है। हमें डिसिप्लिन उस वक्त आएगा, फेथ उस वक्त डेवलप होगा जब हम अपने कानून को कानून समझेंगे। बहुत अच्छा। आज मुल्क का ये हाल है आम शहरी का कि ना तो उसको कानून पे अमल करने की कोई उसमें, ना तो उसको कोई समझ है, ना उसमें कोई सलाहियत है, और फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बेचारे क्या करें जब एक आम शहरी कानून को नहीं जानता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी वजह करप्शन की ये है। हमें पहली फुर्सत में अपने कानून की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जी। तमाम शोबाजात में तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं हमें उसमें चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी अब आप इसको जितने भी फैला देंगे, आप कहेंगे कि भाई मुल्क में महंगाई ज़्यादा है, आप कहते हैं कि आप मुल्क में करप्शन ज़्यादा है, आप कहते हैं आपका मुल्क जो है गरीब होता जा रहा है, आप कहेंगे कि आपके मुल्क में करप्शन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, आपके मुल्क में ये सब कानून पे अमल नहीं हुआ ना। जी, सही है। अगर कानून पे अमल होता तो ये सब कुछ नहीं होता, मुमकिन नहीं था। समझे? अच्छा, हम क्या करते हैं, इदारे बना लेते हैं। सबसे बड़ा करप्शन या सबसे बड़ी बुराई जो हमारे मुल्क में आई थी वो आई थी कि सेक्टर लेवल पे डिस्प्यूटेड शुरू हो गए थे, आपस में बंटना शुरू हो गए थे। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना की पहली शर्त और पहली एडवाइस उनकी थी कि यूनिटी करो, यूनिटी लो, आप मुत्तहिद होकर सब कुछ कर सकते हैं। एक मौका था जब ये 1935 और 1940 के दरमियान का फेज था कि कायदे आज़म बहुत मायूस हो चुके थे अपने कह लेंगे अपने मुसलमानों से, इसलिए कि जो 1936 और 35 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मुस्लिम लीग को अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी, तो आप बड़ी परेशान थे कि ये क्या होगा। इसी दौरान 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया, अब लोग और मायूस हो गए। लेकिन आपने 1939 में जो आपने तकरीर करी है वो यही कहा था कि कौम को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी यही कहता हूँ, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिटी इख्तियार करें। अपने कानून जो आपका उस पर का कानून अल्लाह कानून था, कुरान और हदीस था, आज भी वही है, लेकिन इसके साथ आपका अपना कानून भी उसी के हिसाब से बना हुआ है, इस्लामी इक़दार के साथ। आप उस पर अमल करें। आप देखिए हर टारगेट को आप पालेंगे, हर जो आप समझते हैं बेहतर आपके मुल्क से होगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपके मुल्क में बुराई आपकी ख़त्म होगी। मगर सवाल ये कि ये कैसे होगी, बात वही आ रही है कि ये सब चीज़ें उस वक्त होगी जब हमारी लीडरशिप इसको एक्सेप्ट करे। बहुत अच्छी बात है। हमारे हालांकि लीडरशिप हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ लीडरशिप मौरूसी है, इनहेरिट है। वो बाप दादा की पूरी एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, क्या मेरा वो एक पूरा ही पीछे वो एक ही ग्रुप है, बाप था दादा था, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया। सही ठीक है। अब जो मौरूसी ठीक है उनमें सेंस मौजूद है हुकूमत चलाने का, लेकिन मैं समझता हूँ नए लोगों को साथ आना चाहिए और वो उनमें चेक एंड बैलेंस हो। बिल्कुल ठीक है। अवाम को ये सेंस होना चाहिए कि आप कोई भी लीडर आएगा जो इलेक्ट होकर आएगा, आप उसका चेक एंड बैलेंस करें, बिल्कुल ठीक है, तो आप अगले वोट देंगे। हमारे यहाँ की आवाम भी बैठ जाती है, तो वो अपना मकासद हासिल करते हैं, जितना खर्चे किया वो सब चाहिए उनको, समझना। मैं समझता हूँ ये जज्बा के हमारे यहाँ ज़ातियात को, इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा अहमियत हासिल है। हम और आप जब किसी इदारे में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको कहाँ से हमारी इज्जत बढ़े, हमको पैसा मिल जाए, कहाँ से हमें सीट मिल जाए। यार ये जज्बे कहाँ से आ गए आप लोगों के पास हैं? ये आपका मुल्क है, आपका मुल्क कितनी मुश्किल से आया गया है। मैं समझता हूँ कि इन पे अमल करने की ज़रूरत है। हम सोचें ये हम एक नहीं है, हम सब मिलकर एक यूनिट है, समझे ना? तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखें कि हर महाज पे जंग है। ठीक है, ब्रेक ले लें एक छोटी सी। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, एक मुख्तसर ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे।
ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी यौम आज़ादी की मुनासिबत से, और इसके ऊपर आज हमने बात की है कि कैसे इस दिन को मनाया जाए और किन चीज़ों की इस ज़रूरत है। अभी एक बड़ी तवील बहस है इसके ऊपर, इंशाल्लाह मौका मिलेगा आगे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मुख्तसर वक्त में हमने हल्की फुल्की गुफ्तगू की है इस सेगमेंट में, और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हमने बात की, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब और मिस साइमा आबिद साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमाए। और अब ये सेगमेंट तकरीबन अपने इख्तिताम पर है, और जाने से पहले मैं एक पैगाम ज़रूर चाहूँगा कि देखने वालों को एक पैगाम दिया जाए यौम आज़ादी के हवाले से। जी डॉक्टर साहब पहले आप। देखिए, यौम आज़ादी जैसे मैंने पहले कहा था कि आज़ादी हम सब के लिए मौजूद है, लेकिन आज़ादी मिल जाना आसान है, आज़ादी को कायम रखना, उसको उसकी हिफाजत करना ज़्यादा मुश्किल काम है। बहुत खूब। एक ग़ुलाम जो आज़ाद हो जाता है जी, तो वो आज़ाद तो रह सकता है, उसको ग़ुलाम बनने के लिए बड़ी मेहनत, ग़ुलाम से बचने के लिए, अपनी ग़ुलामी बचने के लिए बड़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत है। हमें इस वक्त मैसेज मेरा ये है पाकिस्तान के हवाले से कि हमें हर सतह पे हर शख्स को मेहनत की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात। हमें हर शख्स को जज्बा हुब्बुल-वतनी पैदा करने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ पैदा करना है बल्कि उस पर अमल करना है। अमल करना। हमें दूसरे नंबर पे कानून की बालादस्ती चाहिए, सबसे ज़्यादा हर शख्स को कानून का पाबंद होना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे हमें अपने जो हमारे अपने हीरोज़ हैं उनको तस्लीम करना होगा, दिल से मानना होगा। क्या अच्छी बात। हमारे फौजी हमारे हीरोज़ हैं, हमारे शोहदा हमारे हीरोज़ हैं। बेशक। वो हीरो जो पाकिस्तान से पहले जिन्होंने जद्दोजहद में हिस्सा लिया था, जो आज दुनिया में नहीं है, वो हमारे हीरोज़ हैं। बिल्कुल ठीक। हमें उन सब की पासदारी करनी होगी, उनको तस्लीम करना होगा, अपने अल्लाह और कानून जो कुरान और हदीस है उस पर अमल करना होगा। हमें अपने भाईचारगी को देखना होगा। हमने मुल्क की सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी अगर हम कर रहे हैं तो दो काम होगा, उनको ये बताना होगा कि ये कुरान और हदीस पे ये मुल्क बना है। बहुत अच्छी बात। हमें दूसरा, हम अपने वतन को चाहते हैं। आप जहाँ बॉर्डर पे जाओगे हम जाएंगे, अपने वतन की हिफाजत करेंगे, और दूसरे नंबर पे अपने मजहब की हिफाजत करेंगे, अपने इस्लाम की हिफाजत करेंगे। क्या अच्छी बात है। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। बहुत खूबसूरत पैगाम डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी। और मिस साइमा, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे, डॉक्टर साहब को भी मदऊ करेंगे, आपको भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये क्योंकि एक बड़ा मौका है और मिली नगमे के बग़ैर जो है वो ये नशिस्त अधूरी सी रह जाएगी, और क्योंकि माह मुहर्रम है उसकी हुर्मत का भी हमें पासदारी करनी है, उसका ख्याल करना है। लेकिन मैं चाहूँगा अगर कुछ गुनगुनाना चाहें तो ज़रूर गुनगुना दीजिए, ख़ासतौर पर जो मिली नगमा जैसा मैंने कहा। जी ठीक, नहीं ऐसे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज। डॉक्टर साहब आखिर में ये एक ज़रूरी एक वो है, आप भी आगे आ जाएं और दोनों मिलके जो है वो ये जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज जो है मेरे हाथ थोड़ा सा चले चलें जी, ये ज़रूरी काम, और ये यौम आज़ादी की मुनासबत से ये स्पेशल हमारा जो सेगमेंट था ये अपने अख्ताम को पहुँचा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मिस साइमा आबिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल भी हुए, बड़ा खूबसूरत आपने मिली नगमा भी जो है सुनाया। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी होगी, और ब्रेक के बाद हमारा जो दूसरा सेगमेंट है उसका आगाज़ होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।